अस्सलाम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एस्टिमेशन, चैप्टर नंबर 12 है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एस्टिमेशन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो करें ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, डिफाइन स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। इसका आंसर आपके पास कुछ इस तरह से है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। जब कभी आप पॉपुलेशन को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं सैम्पल की बिना पे, इसको आप कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। डेफिनेशन नंबर 2 है आपके पास, राइट द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। आपने टाइप्स के नाम लिखने हैं। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस की। पहली है आपके पास एस्टिमेशन, दूसरी है आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। आपके पास स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या है। It is the process of making judgment about the unknown population parameter by using sample data is called statistical estimation। जब आप population parameter को estimate करते हैं, उसको जज करते हैं, उसको मेजर करते हैं sample data की बिना पे, इसको आप कहते हैं statistical estimation। Definition नंबर 4, write the types of statistical estimation। आपने यहाँ पे सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने हैं। तो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के आपके पास दो टाइप्स हैं, एक को आप कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरी है आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिफाइन पॉइंट एस्टिमेशन। अभी आपसे वो पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन वो मांगेगा। तो डिफाइन इसकी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंगल वैल्यू फ्रॉम द सैम्पल रिप्रेजेंट अननोन पॉपुलेशन। जब आप अननोन पॉपुलेशन को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और अगर आप सिंगल नंबर में, सिंगल वैल्यू में अगर आप उसका आंसर फाइंड करें तो आपके पास होता है पॉइंट एस्टिमेशन। डेफिनेशन नंबर 6 है आपके पास, डिफाइन इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन की आपने डिफाइन करनी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एस्टिमेट्स इन रेंज और इंटरवल फ्रॉम द सैम्पल विच रिप्रेजेंट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। जब आप अननोन पॉपुलेशन में से जब आप आंसर उसका रेंज या इंटरवल में फाइंड करते हैं, यानी कि 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, तो ये आपके पास होता है इंटरवल एस्टिमेशन। डेफिनेशन नंबर 7 है आपके पास, राइट द टाइप्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर। अभी आपसे वो पॉइंट एस्टिमेटर की इसकी टाइप्स मांगेगा। तो आपके पास ये दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक को कहते हैं आप पॉइंट एस्टिमेटर, दूसरी है आपके पास पॉइंट एस्टिमेटी। डेफिनेशन नंबर 8 है आपके पास, डिफाइन पॉइंट एस्टिमेटर। अभी उसने आपसे पॉइंट एस्टिमेटर या सिंपल एस्टिमेटर की डेफिनेशन मांगी है। तो आपके पास डेफिनेशन है, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट एस्टिमेट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर और सिंपल एस्टिमेटर। जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं एस्टिमेशन में, वो आपके पास होता है पॉइंट एस्टिमेटर, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो ये यानी कि आपके पास XYZ, ये आपके पास हो गया पॉइंट एस्टिमेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है वो कुछ इस तरह से है, डिफाइन पॉइंट एस्टिमेटी या सिंपल एस्टिमेट। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेट बाय यूजिंग एस्टिमेटर इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट या पॉइंट एस्टिमेटी। जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 10, 20, 50 कोई भी वैल्यू आप जो फाइंड करते हैं, ये आपके पास होता है पॉइंट एस्टिमेट या सिंपल एस्टिमेटी, और इसको आप स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं XYZ से। डेफिनेशन नंबर 10 है आपके पास, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर और एस्टिमेटर। जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। तो आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है आपके पास अनबायस्ड, दूसरी है एफिशिएंट, तीसरी है सफिशिएंट, चौथी है आपके पास कंसिस्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 आ जाता है। 11 क्वेश्चन है, डिफाइन अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड बायस्ड एस्टिमेटर। आपने दोनों बायस्ड एस्टिमेटर और अनबायस्ड एस्टिमेटर में इसकी डिफाइन करनी है। तो आपके पास अनबायस्ड एस्टिमेटर मींस इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट इक्वल। अगर आपके पास अनबायस्ड है कि सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन डेटा, अगर आपके पास, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई लिखने में, अगर ये इक्वल हो तो अनबायस्ड होता है, और अगर ये आपके पास सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर अगर इक्वल ना हो तो ये आपके पास होता है बायस्ड एस्टिमेटर। यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा अनबायस्ड में, यानी कि यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है,
डिफाइन पॉजिटिव बायस एस्टिमेटर एंड नेगेटिव बायस एस्टिमेटर। तो आपके पास डेफिनेशन है, पॉजिटिव बायस एस्टिमेटर मींस इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर सैंपल स्टैटिस्टिक की वैल्यू पॉपुलेशन से बड़ी आ जाए तो ये आपके पास होती है पॉजिटिव बायस एस्टिमेटर, और अगर ये वैल्यू आपके पास छोटी आ जाए यानी कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स लेस देन पॉपुलेशन पैरामीटर, ये आपके पास होता है नेगेटिव बायस एस्टिमेटर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है डिफाइन बायस। आपसे वो बायस की डेफिनेशन उसने मांगी है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से, बायस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। आपके पास जो डिफरेंस आता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो आपने सैंपल लिया है उसकी एस्टिमेशन में जो डिफरेंस और पॉपुलेशन पैरामीटर में जो डिफरेंस आता है वो आपके पास हो जाता है बायस एस्टिमेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, डिफाइन बायस एस्टिमेटर और मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर। आपके पास बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है या मिनिमम एस्टिमेटर कौन सा है। द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर इज डिफाइंड द एस्टिमेटर विच शोज अनबायस्ड रिजल्ट व्हेन एस्टिमेशन कंप्लीटेड रिपीटेड टाइम। जब आप किसी चीज़ की एस्टिमेशन बार बार करते हैं तो उसमें अगर आपका रिजल्ट जो एक ही तरह का आए, फिक्स आए, तो वो आपके पास होता है बेस्ट एस्टिमेटर। इसके बाद आपके पास डेफिनेशन नंबर 15 है, राइट द फार्मूला ऑफ बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वेरिएंस एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आपके पास उसने बेस्ट एस्टिमेटर के फार्मूलाज मांगे हैं। तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। जो आपके पास बेस्ट एस्टिमेटर वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन माइनस वन। और लास्ट में आपके पास बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है एक्स डिवाइड बाय एन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, डिफाइन पूल एस्टिमेशन। आपने पूल एस्टिमेशन की डिफाइन करनी है। एन एस्टिमेट ऑब्टेनिंग बाय कंबाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल। जब आप दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल को एस्टिमेट करते हैं तो वो आपके पास हो जाता है पूल एस्टिमेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, आपने फार्मूला लिखना है पूल एस्टिमेटर के। तो आपके पास मीन वेरिएंस और जो आपके पास प्रोपोर्शन का फार्मूला है वो ये हैं तीन, एन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। और प्रोपोर्शन का फार्मूला आपके पास जब दो प्रोपोर्शन हो तो पी वन एन वन पी वन प्लस एन टू पी टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। और जो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला होगा एन वन माइनस वन इंटू एस स्केयर डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई एन टू माइनस एन टू एस स्केयर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उसने डिफाइन मांगी है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वन। जब आपके पास मीन जीरो हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास वन हो जाए तो ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपके पास जब 68 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 95 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और 99.9% पे इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन की हो जाएगी 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, डिफाइन सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम की डिफाइन करनी है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज डिफाइंड एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो जाए तो वो आपके पास होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और जब ये उस केस में होगा जब आपके पास जो वैल्यूज़ टोटल हैं सैम्पल साइज आपके पास ग्रेटर देन 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, राइट 3 इंपॉर्टेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर। आपने अनबायस्ड एस्टिमेटर के 3 के नाम लिखने हैं। आपके पास पहला है एस स्केयर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन माइनस वन। दूसरा आपके पास सैम्पल प्रोपोर्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तीसरा आपके पास पूल वेरिएंस इज अनबायस्ड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 है, विच एस्टिमेटर इज़ बेस्ट इन ऑल एस्टिमेटर। कौन सा एस्टिमेटर आपके पास सब एस्टिमेटर में से बेस्ट होगा। वो एस्टिमेटर जिसका मिनिमम वेरिएंस आपके पास होगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, यानी कि जिसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा कम आएगी तो वो आपके पास बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एस्टिमेशन कैलकुलेटेड इन एनी इंटरवल और रेंज 90%, 95% or 99%. The endpoints of confidence interval are called lower and upper limits for population parameter. The answer of interval estimate lies between 0 to 1. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इनटू नॉन रिजेक्शन रीजन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। आपके पास जब
जितनी जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो अगर नॉन रिजेक्शन रीजन में लाई करती है वो आपके पास हो जाती है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, राइट द स्टेप ऑफ फॉलो व्हेन फार्मिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपके पास कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनकी मदद से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को फॉर्मेट करते हैं। पहला है आपके पास आपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरे नंबर पे आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, तीसरे नंबर पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाना है और चौथे नंबर पे आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 25, डिफाइन इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड डिपेंडेंट सैंपल्स। आपने इन दोनों सैंपल्स की डिफाइन करनी है। इंडिपेंडेंट सैंपल आपके पास होता है व्हेन टू सैंपल्स आर सिलेक्टेड, वन फ्रॉम ईच टू पॉपुलेशन, देन टू सैंपल आर इंडिपेंडेंट। जब दो सैंपल आपके पास हों और दोनों आपके पास एक दूसरे पे बेस ना करें वो आपके पास होता है इंडिपेंडेंट सैंपल। और जब आपके पास डिपेंडेंट सैंपल हों जो एक दूसरे पे बेस करता है, एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप जिसका होता है वो आपके पास हो जाता है डिपेंडेंट सैंपल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।